हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग यहाँ पे अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश के, और 2019 के ये सेट्स चल रहे हैं जिसमें कि आप लोग सेट 6 तक पढ़ चुके हैं। ये हम सेट नंबर 7 कराने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, वेयर आर यू डूइंग इन द किचन नाउ। इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट है ये कैसा है। इसी के हिसाब से स्टार्टिंग से ही चेंज होने शुरू होते हैं। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है अंदर वाला, तो हम इसके हिसाब से यहाँ पे सेट टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। द मास्टर आस्क्ड, है ना। आपको पता है इंटरोगेटिव जो पार्ट होता है इसके अंदर, इसके हिसाब से यहाँ पे सेट टू को हम आस्क्ड में करते हैं। ठीक है, आस्क्ड हिज सर्वेंट, अब यहाँ पे जो कामा इन्वर्टेड कामा है हम इसको इसके हिसाब से चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो है इफ़ या वेदर करते हैं, नहीं तो अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे व्हाट। अब जो बाकी का जो आगे वाला भाग है इसको हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो असर्टिव में चेंज करते हैं तो फिर ये सब्जेक्ट बन जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट हमारा इसका ये हिज सर्वेंट है, तो यहाँ पे जाएगा व्हाट ही हो जाएगा इसके हिसाब से व्हाट ही। टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। व्हाट ही वाज डूइंग इन द किचन, और नाउ का देन हो जाएगा, है ना। फिर क्वेश्चन मार्क हट के फुल स्टॉप लग जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। देन नाउ का देन। ठीक, चलो अगला देखते हैं क्या है। अगला सेंटेंस है, द सेंट सेड टू हिज पीपल्स, बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। जो साधु हैं उन्होंने अपने शिष्यों से कहा शांत रहो और मुझे केयरफुली सावधानीपूर्वक सुनो। ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हो इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव में हम भाव के हिसाब से चीज़ें चेंज करते हैं। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर, है ना, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्ट। अब सेट टू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम अलग अलग तरीके से, लेकिन जब ये कहा जा रहा है बी क्वाइट मतलब शांत रहो और मतलब मुझे केयरफुली सुनो, तो हम इसको आस्क्ड में भी कर सकते हैं। जब भाव जैसे समझ ना आए ना कि कैसा वाला भाव है, तो हम सिंपली इसको आस्क्ड में भी कर सकते हैं सेट टू को, है ना। अब ये हो सकता है रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे, ऑर्डर भी नहीं लग रहा है ये, तो हम इसको आस्क्ड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। द सेंट आस्क्ड, अगर आपको ऑर्डर लगाना है तो लगा सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है ना। आस्क्ड हिज पीपल्स, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम टू से स्टार्ट करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह टू लगाएंगे, टू। अब बी क्वाइट है तो शांत रहने के लिए बोला जा रहा है। टू कीप क्वाइट कर सकते हैं या रिमेन क्वाइट कर सकते हैं, है ना। टू कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी, फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारे सेंट है, टू हिम, इसके हिसाब से हिम हो जाएगा। टू लिसन टू हिम केयरफुली और फुल स्टॉप, इस तरह से हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आ गया होगा समझ में पीछे। अगला क्वेश्चन है, कंबाइन करना है, और पहला है रवि वर्कड हार्ड ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। सिंपल बनाना है। रवि वर्कड हार्ड, रवि ने कठिन मेहनत की थी। ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर नहीं पा सका था, है ना। तो सिंपल बनाना है, तो इसके लिए हम एक प्रीपोजिशन वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं, जो जीरेंट से पहले या नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगता है। तो जैसे कर सकते हैं डिस्पाइट, है ना, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, है ना। वर्किंग हमारा यहाँ पे जीरेंट है, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड रवि could not
could not get good marks, get good marks। ठीक है, मतलब कठिन परिश्रम करने के बावजूद रवि जो है वो पास नहीं हो सका था। देखो डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, ठीक है, डिस्पाइट अकेला रहता है, डिस्पाइट का मतलब ये होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, है ना। तो हम कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं लगा सकते। डिस्पाइट का खुद ही मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। तो या तो इन स्पाइट ऑफ लगा लो या तो डिस्पाइट लगा लो, ठीक है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगेगा, ठीक है। अगला देखो क्या है, अगला है सम पीपल डाई फॉर सम नोबेल कॉजेज दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, है ना। कुछ लोग जो हैं वो किसी महान कार्य से, कुछ महान कार्यों से मर जाते हैं, दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, वो सबके द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स में बनाना है, ठीक है। तो हम एडजेक्टिव क्लास का यूज़ करके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कहा गया सम पीपल who die for some noble causes, honored by noble causes, are honored by एवरीवन, है ना। मतलब कुछ लोग जो कुछ नोबेल काजेस की वजह से मर जाते हैं, सबके द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। इस तरह से हम इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं क्या है। आगे ट्रांसफॉर्म करना है और पहला जो हमारे पास सेंटेंस लिखा है वो है नन बट अ कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी। कोई नहीं, केवल एक कावर्ड मतलब आप समझते हो डरपोक टाइप का, है ना, जो साहसी ना हो। वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी, कोई नहीं, एक कावर्ड ही जो है, एक जो साहसी व्यक्ति नहीं होता है वही अपनी ड्यूटी से, अपने काम से भागता है, ऐसा कुछ है ना। भाग सकता है मतलब, देखो फ्ली मतलब होता है अपने किसी काम से भाग जाना, मतलब कोई काम बिना किए भाग जाना, ठीक है। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म थोड़ा सा समझ लो। कभी कभी ऐसे तो आपके एग्ज़ाम में तो नहीं, लेकिन हाँ आगे पूछा जाता है कि पास्ट पार्टिसिपल या फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्ली, है ना। तो पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है थर्ड फॉर्म और सिंपल पास्ट मतलब होता है सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल मतलब ये मतलब समझ लेना कि सेकेंड फॉर्म है वो, है ना। तो क्वेश्चन आता है इस तरह से। तो फ्ली फ्लड होता है, ठीक है। तो इसको हम अफर्मेटिव करना है इसको, तो ये निगेटिव है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही ये होता है कि हम सेंटेंस की जो संरचना है वो कितनी भी चाहे बदल सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ ना चेंज होने पाए, है ना। उसी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होता है हमारा वॉइस नरेशन, है ना। जैसे नरेशन भी हम लोग करते हैं तो एक बात एक ढंग से कही गई है, वही दूसरी बात को किसी दूसरे ने किसी दूसरे ढंग से कहा है, बस इतना है, अर्थ चेंज नहीं हुआ है ना। तो इसको भी हम अफर्मेटिव में बनाएंगे, अर्थ लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए। तो सिंपली हम बना सकते हैं जैसे कहा गया ओनली कवर्ड वुड फ्ली फ्रॉम द ड्यूटी। मतलब एक केवल एक डरपोक व्यक्ति ही कह सकते हो, केवल एक डरपोक व्यक्ति ही अपनी ड्यूटी से भाग सकता है, ऐसा कुछ है। उसका बाद उसका मतलब भी यही था, इसका मतलब भी यही है, तो ठीक है। अगला है हर बिहेवियर एस्टोनिश्ड देम, उसके बिहेवियर ने उन सबको आश्चर्यचकित कर दिया था, ऐसा कुछ है ना। तो एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित होता है। तो इसको हम वॉइस चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे देम है, देम को आगे लेके आएंगे और देव हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा दे, और ये हमारा सिंपली पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम वाज वर्क करके बनाते हैं, तो हो जाएगा दे वर एस्टोनिश्ड
दे वर एस्टोनिश्ड। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना होता है, यहाँ पे क्या लगेगा, बाई, विद, है ना, ये सब तो थोड़ा सा समझना होता है। कुछ वर्ड्स अलग अलग होते हैं जो अलग अलग चीज़ें लेते हैं अपने साथ। तो यहाँ पे एस्टोनिश्ड के साथ हम एट लगाते हैं, दे वर एस्टोनिश्ड एट हर बिहेवियर। यहाँ पे हम बाई नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वो कुछ वर्ब्स अलग से होती हैं जिनके साथ अलग अलग चीज़ें लगती हैं। जैसे एस्टोनिश हो गया, है ना, इसके साथ एट लगता है ना। और जैसे डिसप्लीज्ड हो गया, डिसअपियर हो गया, सरप्राइज हो गया, इन सब के साथ अलार्म हो गया, है ना। तो इन सब के साथ हम एट यूज़ करते हैं। जैसे प्लीज्ड हो गया, है ना, इन सब के साथ विद, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, चार्म्ड, इन सब के साथ विद होता है ना। सरप्राइज्ड, डिसप्लीज्ड, एस्टोनिश्ड, अलार्म्ड, इन सब के साथ एट होता है। और कुछ और भी वर्ब्स होती हैं जैसे नो और ओब्लाइज, है ना, नोन और ओब्लाइज जब वो चेंज होता है उसके साथ हम टू यूज़ करते हैं, है ना। तो इस तरह से चीज़ें हैं। जैसे इंटरेस्ट होता है तो उसके साथ हम इन लगाते हैं, इंटरेस्ट या कंटेन। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी होती है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे इसी तरह के, है ना, कि यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देगा तो हमें पता है यहाँ पे इंटरेस्ट इन लगाते हैं, तो याद रखना है ये। चलो आगे देखते हैं। आगे करेक्ट करना है ना किन्हीं दो को। चलो देखते हैं, सारे करेंगे। पहला है मिल्क इज़ प्रेफरेबल दैन टी, है ना। आपको खूब अच्छे से पता है, ये कई बार आया है क्वेश्चन इस तरीके का कि मिल्क इज़ प्रेफरेबल दैन टी वाला। आपको पता है प्रेफर और प्रेफरेबल, है ना। प्रेफर और प्रेफरेबल दो हैं ये, इनके साथ हम टू का यूज़ करते हैं। किसका? टू का, ठीक। और प्रेफर हमारी ये वर्ब है, ये प्रेफरेबल एडजेक्टिव है, ठीक। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है मिल्क इज़ प्रेफरेबल। प्रेफरेबल मतलब कह सकते हो क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा कह सकते हो, है ना। मिल्क इज़ प्रेफरेबल मतलब ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। मिल्क इज़ प्रेफरेबल, यहाँ पे दैन नहीं हम टू करेंगे, ठीक है। जैसे इसी में सेंटेंस आ जाए आई प्रेफर मिल्क, इसी में सेंटेंस मान लो इस तरह से आ जाए आई प्रेफर मिल्क टू टी, इस तरह से आता है। यहाँ पे दैन लगा होगा, आई प्रेफर तो मैं प्रेफर करता हूँ मिल्क टू टी, यहाँ पे दैन लगा होगा, आपको टू करना है। प्रेफर आए या फिर प्रेफरेबल आए, हमें दोनों के साथ में टू लगाना होता है। तो यहाँ पे सही करेंगे, मिल्क इज़ प्रेफरेबल, दैन को हटा के इसकी जगह पे टू लाएंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला है व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा सा इसमें ये समझना है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको पता होगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में कोई भी काम वर्तमान में होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में भी कोई काम वर्तमान में होता है, लेकिन देखो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का मतलब ये है कि प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू है ना। प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी काम कुछ हद तक कंप्लीट होके अभी भी जारी है। क्योंकि परफेक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी काम पूरा, कॉन्टीन्यूअस मतलब कोई भी काम जारी। और प्रेजेंट आ गया तो वर्तमान में कोई काम पूरा भी हो चुका है और जारी भी है। इसका मतलब ये पूरा भी हो चुका है और जारी भी है, इसका मतलब ये कि कुछ हद तक पूरा हो चुका है और अभी भी जारी है। जैसे कहा जाता है कि वो 10 साल से कानपुर में रह रहा है ना। तो अगर केवल इतना होता कि वह कानपुर में रह रहा है, तो वह कानपुर में रह रहा है तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझते है ना, टाइम नहीं दिया था। अब सिंपली क्या समझा जाता है कि जब टाइम दिया हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब टाइम ना दिया हो तो वो कॉन्टीन्यूअस, और सेम चीज़ें होती हैं, है ना। वही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जैसे कहा गया कि वह 10 साल से कानपुर में रह रहा है, तो वो 10 साल तक कानपुर में रहने का काम उसका पूरा हो गया है और वो अभी रह रहा है। तो इस वजह से हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं ना। तो परफेक्ट भी हो गया है काम 10 साल तक रहने का और अभी कंटिन्यू भी है तो कॉन्टीन्यूअस हो गया, और वर्तमान की बात हो रही है तो प्रेजेंट हो गया। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, इसी तरह हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है ना, सिंस मॉर्निंग ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना बना के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट, दूसरा वाला सेंटेंस देख लीजिए, हो जाएगा व्हाट
व्हाट, अब देखो यू के हिसाब से हैव करेंगे, व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। ये सही है ना, आपको पता है। और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस और फार का यूज़ करते हैं, तो मॉर्निंग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए सिंस का यूज़ हुआ है। हमने किसी पिछले वीडियो में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को बहुत अच्छे से समझाया है ना, तो आप उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिस न्यूज़ इज़ वेरी गुड टू बी ट्रू। ये जो न्यूज़ है वो सच होने के लिए, मतलब सच होने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं ना। तो जैसे इसको थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पे ये निगेटिव सेंस है। निगेटिव सेंस इस तरह से, जैसे मान लो अभी आपको देखो, अभी कोरोना चल रहा है ना, अभी आपको कोई न्यूज़ दी जाए कि पूरी तरह से कोरोना ख़त्म हो गया है ना, एकदम से कहीं से न्यूज़ ये आ जाए कि कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये न्यूज़ सच होने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मतलब अच्छी तो है न्यूज़, लेकिन सच नहीं हो सकती, इतना ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो इस तरह से कोई भी कॉन्टेस्ट मान लो, तो उसमें कहा गया, तो इसको हम सही करेंगे दिस न्यूज़ इज़ टू गुड। ये कुछ न्यूज़ जो है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। दिस न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगला है सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। सूर्य जो है वो हमें प्रकाश और जीवन देता है ना, ऐसा कुछ है। तो देखो जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, यानी कि कह लो ये ग्रह नक्षत्र तारे या फिर जो स्वर्गीय चीज़ें होती हैं, सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया, अग्नि है ना, इस तरह की चीज़ें, तो हम इन्हें थोड़ा सम्मान देने के लिए इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, है ना। आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। इस तरह से इसको हम सही करेंगे, द सन करेंगे ना, अकेला सन अच्छा नहीं लग रहा है। चलो आगे देखते हैं। आगे इडियम फ्रेजेस के मतलब बताने हैं। तो पहला है किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव्स, यानी कि संबंधी, है ना, सगे संबंधी। तो रिलेटिव्स, तो इससे सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले जैसे कहा गया कि वे अपने रिलेटिव्स पे क्या हैं, डिपेंडेंट हैं, है ना, डिपेंड हैं, उन पे एक तरह से कह लो आश्रित हैं, है ना। तो जैसे कहा गया दे आर डिपेंड अपॉन देयर किथ एंड किन। इस तरह से हो जाएगा। अगला है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण दिन, एन इम्पॉर्टेंट डे, है ना, महत्वपूर्ण दिन। ठीक, जैसे इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाया जाए, कह दिया जाए कि जो 26 जनवरी 1950 है वो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है ना। तो जैसे सेंटेंस बनाया गया, देखिए आप, इसे कहा गया द 26th जनवरी is a red letter day in the history of India, है ना, या in Indian history, in the history of India। आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, है ना, सही होगा वो, बस शर्त ये है कि ग्रामर उसकी सही होनी चाहिए। अगला है इंड इन स्मोक, है ना। इंड इन स्मोक का मतलब होता है, कह सकते हो कोई भी प्रयास व्यर्थ हो जाना, है ना, प्रयास व्यर्थ हो जाना। ठीक, चलो इससे रिलेटेड सेंटेंस देखो। जैसे कहा गया ऑल आवर एफर्ट्स, मतलब हमारे जो सारे प्रयास थे वो व्यर्थ हो गए थे। इंड मतलब व्यर्थ हो गए हैं, या अगर व्यर्थ हो गए थे दिखाने तो इंडेड हो जाएगा, है ना, इंड इन स्मोक।
टू अंडरस्टैंड है मतलब उसे समझाने के हमारे जो सारे प्रयास हैं वो व्यर्थ हो गए हैं। टू अंडरस्टैंड हिम, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। चलो ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। हाँ, अगला है ब्लैक शिप, है ना। ब्लैक शिप का मतलब होता है, कह सकते हो कि एक अवांछनीय व्यक्ति। अवांछनीय व्यक्ति समझते हो, जैसे बेकार टाइप का आदमी, है ना। बुरा व्यक्ति कह सकते हो, है ना, बुरा व्यक्ति। ठीक, जैसे मान लो कहा गया कि वो अपने परिवार का जो है वो बड़ा ही अवांछनीय आदमी है ना, बड़ा ही बुरा टाइप का आदमी है। तो सेंटेंस बनाया गया, ही इज द ब्लैक sheep of his family। है ना। अगला है फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब वैसे तो देखो इसका हिंदी मतलब अगर एग्जैक्ट निकालोगे तो कुछ भी आता है ना। तो हमें ये नहीं समझना है कि इसके हिसाब से कुछ ऐसा ही होगा। हिडन सेंस होता है हमेशा इनका। हाँ, थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि हैंड टू माउथ मतलब खाना खाना जैसा कुछ लग रहा है ना। तो याद रखने के लिए थोड़ा बहुत बना सकते हो, बाकी एग्जैक्ट मीनिंग इनका नहीं होता है ना। इसी तरह तो इसका एक हिडन सेंस होता है, जैसे बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना, है ना। बड़ी कठिनाई से जीवन निर्वाह करना। चलो सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा गया कि माई फ्रेंड इज लिविंग, मेरा जो दोस्त है वो बिना जॉब के बहुत ही कठिनाई से जीवन निर्वाह कर रहा है। हमें ऐसा कुछ बनाना, चलो बनाते हैं। माई फ्रेंड इज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ विदाउट अ जॉब। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे एंटोनिम लिखना है ना। तो पहला वर्ड है मेरे पास इंसेस्टर। इंसेस्टर मतलब आप समझते होंगे हिंदी में इसको पूर्वज कहते हैं, है ना। पूर्वज, है ना। तो इसका एंटोनिम एक तरह से कह सकते हो सक्सेसर एक होता है ना। सक्सेसर मतलब जो बाद में आने वाली पीढ़ी होती है, सक्सेसर। या फिर ये किसी को डिसेंडेंट बोला जाता है ना, वो भी होता है डिसेंडेंट, है ना, ये भी हो जाता है। अगला ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। इसका एंटोनिम हो जाएगा पेसिमिस्ट। इधर देख लो, पेसिमिस्ट। अगला है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब एक तरह से कह लो मेहनती जिसको कहते हो, है ना। तो एंटोनिम हो जाएगा लेजी कह सकते हो, लेजी हो जाएगा। एक वर्ड होता है इंडोलेंट, है ना, उसका भी मतलब होता है आलसी टाइप का, तो ये भी सही हो जाएगा। चलो आगे सिनोनिम लिखने हैं। पहला है पैराडाइज। पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग कहते हो जिसको, है ना, स्वर्ग या जन्नत इसी को बोला जाता है ना। इसके लिए सिनोनिम यूज कर सकते हैं। जैसे कहा गया हेवन, है ना, ये भी स्वर्ग से रिलेटेड है, हेवन। या फिर एक वर्ड होता है ईडन, है ना, ये भी वही है। या जैसे हिंदी में वर्ड सुना है निर्वाण। निर्वाण सुना है, हिंदी में तो सुना होगा, है ना। बुद्धिज्म में यूज़ होता है निर्वाण की प्राप्ति, तो उसका भी अलग से ऐसे ही वर्ड होता है निर्वाणा लिखते हैं ना, निर्वाणा। तो ये भी हो जाएगा। अगला है रिलायबल। रिलायबल मतलब होता है जिसको कहते हो विश्वसनीय, है ना, विश्वसनीय।
इसका मतलब होता है विश्वसनीय, है ना। लिख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। विश्वसनीय, ठीक। चलो, इसका सिनोनिम जैसे कहा जा सकता है ऑथेंटिक, है ना, मतलब ऑथेंटिक कह सकते हो, जिस पे विश्वास किया जा सके, ऑथेंटिक, या डिपेंडेबल भी कर सकते हो, है ना, डिपेंडेबल भी हो जाएगा। अगला है सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त, है ना, सफिशिएंट, पर्याप्त। इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो, जैसे कहा गया इनफ। ये एक वर्ड होता है एम्पल, है ना, ये भी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे वन वर्ड लिखने हैं और फिर होमोफोन्स लिखने हैं। अगला है दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, है ना, जो एक तरह से कह लो जो नियम के विरुद्ध हो, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं इलीगल। इलीगल, है ना, इसको हिंदी में अवैध, मतलब अवैधानिक कहते हो, है ना, जो लीगल ना हो, है ना। अगला है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा ना जा सके, तो उसके लिए एक वर्ड होता है इनकरेजिबल। इधर देखो, इनकरेजिबल, जो सुधार जिस पे ना किया जा सके। अगला है अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, एक ऐसी डिजीज, मतलब ऐसी डिजीज जो कांटेक्ट, मतलब छुआछूत से कह लो फैलती हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए वर्ड होता है कंटेजियस, है ना, है ना, संक्रामक जिसको कहते हो, है ना, कंटेजियस। आगे हैं दो वर्ड्स हैं, इनके मतलब बताने हैं और डिफरेंस बताना है, इमीनिएंट और इमीनेंट, ठीक है। तो पहला जो ये इमीनिएंट लिखा है, इसका मतलब होता है फेमस, मतलब प्रसिद्ध, ठीक, प्रसिद्ध। और जो यहाँ पे इमीनेंट लिखा है, इसका मतलब होता है निकटस्थ, मतलब कह सकते हो कि हाल फिलहाल में घटित होने वाला, है ना, निकटस्थ, अभी पास में ही कुछ ऐसा जो होने वाला हो, ठीक है, घटित होने वाला कह सकते हो। तो सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कहा गया चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद was an eminent person। इमिनेंट पर्सन, चंद्रशेखर आजाद जो है वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अगला है इमिनेंट, है ना, इसका मतलब होता है निकटस्थ। जैसे कहा गया एन अटैक सीम्स इमिनेंट, मतलब एक अटैक जो है वो निकट में ही घटित होने वाला प्रतीत होता है, ऐसा कुछ कहना है ना, मतलब एक अटैक हाल फिलहाल में होने वाला है, ऐसा कुछ कहना है। चलो यहाँ तक चीज़ें हो गई हैं, होपफुली चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। आगे वाले वीडियोस में हम आगे वाली चीज़ें देखेंगे, तो इस वीडियो के लिए फिर हम यहीं पे रखते हैं। अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कर दीजिए, जो भी चीज़ें अच्छी ना लगी हो तो कमेंट करके उसको बता दीजिए। थैंक यू।